वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले आईसीएससी क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जो है हमारा है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसका पीरियोडिक टेबल जो ग्रुप वाइज कैसे लिखते हैं उसका कोड भी दिए थे, साथ ही साथ उसको याद करने का ट्रिक भी बताया था, आपको याद करने का कोड भी बताए थे। अब हम लोग उसी कोड के आधार पर सबसे पहले टेबल कैसे लिखेंगे ये पता करना है, मैंने कि जानना है। अगर टेबल लिखना हम जान जाएंगे तो जो भी आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जैसे मेटालिक प्रॉपर्टी होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, तो ये सब जो हम लोग निकालते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही दिक्कत होता है अगर टेबल याद ना रहे तो, खास करके क्योंकि एलिमेंट दे देता है तो किस एलिमेंट का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगा, कौन मेटालिक होगा, कौन लेस मेटालिक होगा, कौन मोर मेटालिक होगा, ये स्टडी करने में हमको दिक्कत होता है। तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में आप टेबल को 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मतलब कि 3 मिनट्स में आप टेबल को आप बना सकते हो, 3 मिनट्स में बना सकते हो। अगर कोड आपको याद रहे तो मैं आपको उसी जो कोड मैं पिछला क्लास में लिखाया हूँ उससे मैं आपको पहले टेबल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। टेबल बना लेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी का हम लोग स्टडी करेंगे। और एक बात मेरे भाई, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन मेरे लिए 2 सेकंड का समय आप नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि आप 2 सेकंड का समय निकाल करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि टेबल बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में S1 ब्लॉक आता है। कौन सा ब्लॉक आता है? S1 ब्लॉक, ठीक है। तो S1 ब्लॉक का जो कोड बताए थे आपको, ठीक है, क्या कि पूरा डिटेल तो S1 ब्लॉक आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, तो इसमें और S1 ब्लॉक क्यों कहते हैं ये सब चीज़ बताने का जरूरत नहीं है। तो चलिए S1 ब्लॉक का एलिमेंट कौन कौन सा है, तो इसका कोड क्या था याद है? क्या बोल रहा है? हेलिना, हाँ हेलिना वाला है, हेलिना वाला है। हेलिना का रब से फरियाद, चलो याद किया मतलब, चलो ठीक है। तो हेलिना का रब से फरियाद, तो देखिए कोड को लिखते हैं हे ली ना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद। तो ध्यान दीजिएगा, हेलिना का रब से फरियाद, तो ये S1 ब्लॉक है। एलिमेंट्स का नाम क्या क्या मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये क्या है? हेलिना का रब से फरियाद, माने कि S1 ब्लॉक। याद रखिएगा हेलिना का, हेलिना किसका नाम? सलमान खान की मां का नाम है हेलिना, हेलन हो गया बाद में, ठीक है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये S1 ब्लॉक है। शोले मूवी का है, ठीक है ना, कोड था इसमें, बताए थे, ध्यान दीजिएगा। और नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाके जरूर देख ले, बड़ा मजा आएगा उसमें, ठीक है। सारा एकदम एक्सप्लेन करके बताएं, ठीक है। अभी तो कोड सबको एक्सप्लेन नहीं करेंगे भाई, ठीक है, अभी टेबल बनाना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका आप ग्रुप को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से इसको डिवाइड किए, इसको यहाँ से डिवाइड किए, इसको यहाँ से डिवाइड किए, इसको यहाँ से डिवाइड किए, इसको भी डिवाइड किए, ठीक है, इसको भी। अब देखिए इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये, ठीक है। इसको आप ड्रॉ करना है कि अगला ग्रुप यही होगा, S2 ब्लॉक होगा। ये क्या होगा मेरा? S2 ब्लॉक। जैसे बना रहे हैं इसको देखिए, इसी तरह से एग्जाम हॉल में भी कीजिएगा, टेबल आपका बन जाएगा। तो ये आपका S2 ब्लॉक निकल के आया। तो सबसे पहले इस लाइन को भी आप मैच कर दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये S2 ब्लॉक के लिए हो गया, ठीक है। इसका कोड है, याद है ना, अगर कोई लड़का लव मैरिज कर लेता है तो बाप का चेक बाउंस कर जाता है, तो बेटा बाप क्या करता है? फुट फुट के रोता है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए, याद रहेगा नो? अरे यार इसका डिटेल बता चुके हैं क्यों बाप रोता है, ठीक है। और मत बोलो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। तो चलो देखो यहाँ पे बेटा मांगे कन्या सुंदर कैसे, ध्यान देना। बेटा बेरिलियम मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। तो देखो यहाँ पर बाप कैसे रोता है, देखो ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, ऑल आर एक्सप्लोसिव एलिमेंट। बम फटेगा तो आदमी रोबे ना करेगा। तो जो बेटवा है लव मैरिज में लड़की घुसा करके उसका चेक बाउंस कर दिया, समाज में इज्जत हो गया, चेक हो गया, तो ऐसा बम फोड़ दिया बेटवा कि फुट फुट करके रो रहा है। बेटा हो चाहे बेटी हो, ठीक है, दोनों
मैं अगर लव मैरिज कर लेता बाप फुट फुट के रोता है, ठीक है, याद रख लेना। बेटा बाप पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, आजकल बेटियां लोग ज़्यादा भाग रही है लव मैरिज में, ठीक है। बापों को नंगा करके भेज देती है, ठीक है, कुछ नहीं बचाती, सब घर का जेवर जारात सब लेकर के चली जाती है, ठीक है। इसलिए बेटा ही जिम्मेदार नहीं है लव मैरिज में बाप को फुट फुट। लेकिन क्या करेगा, मुझे बेटी मांगे कह सकते हो, बेटा से भी अच्छा रहेगा। बेटी मांगे कन्या सुंदर, नहीं फिर तो गड़बड़ा जाएगा यार। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक है ना। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद हमारा डी ब्लॉक जो बीच वाला एलिमेंट्स होता है। तो बीच वाला एलिमेंट्स कैसे निकलेगा, ध्यान देना, यहाँ पे इसका कोड आपको बता रहे हैं, समझोगे। कैल्शियम के बाद हमारा 21 से चालू करना, क्या कि अगला जो हमारा डी ब्लॉक 21 से चालू होता है। तो इस लाइन को धरोगे यहाँ से, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। खुद ब खुद तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो और थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, कहीं कम पड़ जाएगा तो, ठीक है। चलो अब देखो डी ब्लॉक की अगर बात करें, किसकी बात करें, डी ब्लॉक की अगर बात करें तो बड़ा ही सिंपल होता है डी ब्लॉक का। क्या होता है, सीमा तेरा भाई चोर मांगा फिर कोई नहीं कॉटन जींस 21 से 30। ध्यान देना, सीमा तेरा भाई चोर मांगा फिर कोई नई कॉटन जींस। सीमा तेरा भाई चोर मांगा फिर कोई नई कॉटन जींस। इसका एलिमेंट्स का नाम है, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, देखो एस्कनाडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो ये हमारा 30 तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अरे क्या है, सीमा को परेशान करे, सॉरी बेटा, हमको नहीं पता था तेरा नाम सीमा है, ठीक है, भुला गए थे, सॉरी। नाम सीमा के लायक कुछ नाम रख लेना यार, इसका भाई को बुरा, उसका भाई को चोर बोल दे रहा तो बुरा लग रहा है, यहाँ पे सब रोस्ट कर रहा है इसको, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे। अरे कोड है बेटा, रोस्ट मत हो, ठीक है, ज़्यादा तंग नहीं करेगा इसको, ठीक है, बहुत तंग कर रहा है तुम लोग इसको, ठीक है। सीमा तेरा भाई चोर, सीमा को मत बोलना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कोड है, ठीक है। यहाँ पे एक सीमा नाम का बैठी हुई लड़की, तो लड़का लोग उसको रोस्ट कर रहा है यार, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए यार, कोड है, एंजॉय करो यार, ज़्यादा उसको टेंशन मत दो, नहीं तो फिर बेचारी रोने लगेगी। लड़की लोग ऐसी बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है। हाँ सेंसिटिव होती है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहाँ पे देखो, ये स्कनाडियम हो गया, ये टाइटेनियम हो गया, ये वेनाडियम हो गया, ये क्रोमियम हो गया, ये मैग्नीज हो गया, ये आयरन हो गया, ये कोबाल्ट हो गया, ये निकेल हो गया, ये कॉपर हो गया और ये जिंक हो गया, ठीक है। 30 तक हो गया। इसके बाद 2 एलिमेंट्स ऊपर चले जाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 घर। चलो आगे चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब कहे कि अब यही चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक फिर लेंगे, एक एक करके ऐसे बढ़ते जाएंगे, सारा टेबल निकलते जाएगा। इसके बाद हमारा जो है 13 आता है, ग्रुप 13, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कितना हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ग्रुप 13 की बात है। 13 जो होता है, ग्रुप 13 एल्युमिनियम वाला फैमिली होता है, ठीक है। कौन सा फैमिली, एल्युमिनियम फैमिली, सॉरी एल्युमिनियम वाला मतलब कि बोरोन फैमिली। कौन सा फैमिली, बोरोन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इसका बोरोन होता है। तो देखो इंद्र भगवान वाला है, भूत आला जाओ इंद्र तुम नहीं तो, भूत आला जाओ इंद्र तुम नहीं तो, मतलब बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थूलियम, निहोनियम, ठीक है। मैंने कि भूत क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी है, और इंद्र पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये सबको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका कोड रखा गया ये चीज़, ठीक है। ये सब डिटेल बता चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बार बार उतना आप उसमें मत जाओ, ठीक है। टेबल टू कैसे बनाते हैं उसको देखो, ठीक है। अच्छा कहानी तो फिर सुनना है, मजा आएगा यार, अभी और है आगे पढ़ना है, ठीक है, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं, यहाँ पे समझो। इसके बाद तो लोग जो है हल्ला नहीं करो बेटा, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिए हैं ताकि तुमको याद हो सके, ठीक है। थोड़ा शांति से सुनो, इधर रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ठीक है, शांति से सुनो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारा ग्रुप 14 है। ग्रुप 14 क्या है, चोर से गीत सुन पाओगे, ये वाला है ना मेरे भाई, जो हमारा इंस्ट्रेंजिक सेमीकंडक्टर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसका कोड लिख सकते हो, चोर से गीत सुन पाओगे फिल। कभी ऐसा फीलिंग होता है कि चोर गाना सुनाएगा,
ये हमारा ग्रुप 14 है। इसका एलिमेंट्स का नाम है, देखो यहाँ पे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, फ्लेरोवियम। लेड के बाद क्या है? फ्लेरोवियम है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे अगला ग्रुप आएगा यहाँ पे। इसके बाद एलिमेंट सबको समझ लीजिएगा कि यहीं पे खेल है अब आगे, ठीक है। पूरा टेबल अगर याद रहेगा तो सब कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद हमारा 15 है, ग्रुप 15 है। तो ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है, मेसी साहब पे बताए थे ना, मेसी साहब पे। तो मेसी साहब क्या कहते हैं? नजरों पे ऐसे सभी बेईमान मेसी, नजरों पे ऐसे सभी बेईमान मेसी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मैस्कोवियम, मैस्कोवियम। तो ये हमारा बन गया मेरे भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ध्यान दीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या आने वाला है समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? आंटी वाला फैमिली है, ठीक है ना, नहीं ऑक्सीजन वाला, सॉरी, सिल्क स्मिता वाला, डर्टी पिक्चर वाला। तो क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ओ सिल्क सेक्सी तेरी पाँव एंड लिप्स, ओ सिल्क सेक्सी तेरी पाँव एंड लिप्स, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवर वोरियम। याद हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमारा आंटी वाला पार्ट है। क्या है? आंटी पुलिस बुला लेगी, गाना सुना है ना रे? हाँ, तो आंटी बेलन लेके निकलती है, ठीक है, नमक मिर्चा लेके कूटेगी आंटी। देखना ना घर में लड़ाई होता है तो ठीक है, देखना आंटी को लड़ने का मन रहेगा ना तो सब्जी में नमक को कस के डाल देगी अंकल का, सब ठीक है, ताकि अंकल कुछ बोले उसके बाद घमासान चालू। तो जब भी आंटी को गुस्सा निकालना होगा ना तो टसन निकालना होगा तो सॉल्ट डालती है, सॉल्ट मेकर ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। फिर कल बाहर आई आंटी का टसन, फिर कल बाहर आई आंटी का टसन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनासिन। तो ये हमारा भाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स हो गया। क्या हो गया? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है लास्ट, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नोबेल फैमिली है, ठीक है। इसका लेबलिंग करेंगे, ध्यान देना इसको, ठीक है ना। ये नोबेल फैमिली, ठीक है। तो ये नोबेल फैमिली, इसको पहले टेबल टो को बना लेते हैं, ठीक है। एक निकल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे ये हमारा ऐसे चला गया है ना। चलो आगे आते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरभजन नेहरा, हरभजन मतलब हीलियम, नेहरा मतलब नियॉन, अगरकर आर्गन क्रिप्टन, अगरकर जहीर रेना ओझा, जहीर रेना ओझा मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन और ओजन शन हो गया। तो इस तरह से ये पूरा पीरियोडिक टेबल हमारा बन करके तैयार हो गया। अच्छा, बीच वाला एक एलिमेंट्स इसको बता देते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे इसका है यारी जरा निभा मरते तक, निभा मरते तक, रूठा आर्य रूठा रहा, आरएच रहा, पठान पीडी आज क्यों सीडी। ध्यान देना। एट्रियम, जिरकोनियम, निवोडियम, मोलाबोडियम, टेक्नेटियम, रोन्थोरियम, राडियम, रोहडियम, प्लेटिनियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। उसी तरह से इसका है ला, हफ्ता, वरना, रे, उसे, इधर, पिटाई और होगी, Hg, यहाँ पे Hg आता है, ठीक है, मरकरी आता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरा टेबल बनता है। अगर आप लोग को ये पूरा टेबल, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, पूरा टेबल चाहिए तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। इस पूरा कोड में आपको टेबल में पूरा बना करके दूंगा। अभी फिलहाल इतना में ही जरूरत है क्योंकि क्लास 10 का ही है हमारा, ठीक है। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा और आप इससे ही कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। यारी जरा निभा मरते तक, रूठा रहा, पठान आज क्यों, ठीक है। एट्रियम, जिरकोनियम, निवोडियम, मोलाबोडियम, टेक्नेटियम, रोन्थेरियम, रोडियम, प्लेटिनियम, सिल्वर, कैडमियम, ये है हमारा स्कैनाडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हो। अब इसका टेबल का नाम ध्यान दीजिएगा। ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा 1A, इसको 1A कहते हैं, इसको हम लोग 2A कहते हैं, इसको हम लोग 3A कहते हैं, ये 3A होता है,
ये आपका 4A होता है, ठीक है, ये आपका 5A होता है, ये आपका 6A होता है, ये आपका 7A होता है, ठीक है, और ये आपका 0 होता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका 1B हो गया, ये आपका क्या है, देखिए ये आपका 1B है, ये आपका 1B है, और ये आपका 2B है। उसके बाद ये आपका 3B है, ठीक है, ये 3B, 4B है ना, 5B, 6B, 7B, 7B। इसके बाद यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है ना, और ये यहाँ तक, ये आपका 8 है, 8 है हमारा, ठीक है। अगर इसका लेबलिंग अगर लिया जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसका अगर पीरियोडिक पीरियड लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या है, 13 14 15 16 17 और ये हमारा 18, पूरा ग्रुप हो गया मेरे भाई। पीरियड देखो यहाँ पे, इसका पीरियड क्या है, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। तो इस तरह से आप पूरा पीरियोडिक टेबल को बना करके लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब जब पीरियोडिक टेबल आप पूरा बना लोगे, इसके बाद आपको जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात होती है, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर निकल के आता है, क्या, पीरियोडिसिटी, ठीक है। नोट डाउन कर लोगे, कर लो। चलो आगे देखते हैं, पीरियोडिसिटी की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी जो होता है, ये एक तरह का रीअपियर ऑफ प्रॉपर्टीज इन ए पीरियोडिक टेबल। रीअपियर ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एट रेगुलर इंटरवल। रीअपियर ऑफ प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल एक पैटर्न होता है, उस इंटरवल के बाद उसका जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज खास करके रीअपियर होता है। फिजिकल तो थोड़ा सा ग्रेजुअली चेंज भी कर सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करेगा, जो वो ऊपर का वाला करेगा नीचे भी रहेगा। तो इस फिनोमेना को हम इस प्रॉपर्टी को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो फिनोमेना हो रहा है, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिथियम है, बेरिलियम है, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन के बाद क्या आ गया, हमारा सोडियम आ गया यहाँ पे। तो जैसे सोडियम आएगा तो लिथियम और सोडियम का लगभग प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो एक रेगुलर इंटरवल मतलब कि आफ्टर एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये दोनों का क्या हो गया, प्रॉपर्टीज क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इस जो रीअपियर हो रहा है, प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, रीअपियरिंग हो रहा है। इस रीअपियरिंग फिनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन लिखा हुआ, ध्यान देना, द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पीरियोडिसिटी। जो चीज आप बोल रहे हो ये चीज है। अब ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिसिटी जो है बेसिकली 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पीरियोडिसिटी कितना है, 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है बेसिकली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है आपका सेल पे डिपेंड करता है। क्या करता है हमारा, एक उसका पीरियोडिसिटी डिपेंडेंसी क्या है, सेल पे है। फर्स्ट डिपेंडेंसी क्या है, हमारा सेल है मेरे भाई। यहाँ पे इसको लिख सकते हो सेल, सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम कोई भी ग्रुप में रहते हैं, इसके डाउन द ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डाउन द ग्रुप, मतलब कि यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, तो इस नंबर ऑफ सेल हमारा इंक्रीज करता है। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के कारण इसका केमिकल प्रॉपर्टी तो लगभग सेम रहता है, एक दो को चेंज करता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअली चेंजेस आता है। अगर वो कोई लिक्विड है तो वो सॉलिड बन जाएगा, वो सेमी सॉलिड बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉपर्टीज में हमारा चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंज आता है। तो फर्स्ट हमारा जो पीरियोडिसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल, मतलब नंबर ऑफ सेल जो होता है डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल क्या होता है हमारा, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल increased, increased, but across the period, but across the period, across the period, across the period, number of cell not change, number of cell, number of cell no change, number of cell no change, no change। मतलब कि अगर
अक्रॉस द पीरियड की अगर बात करें, मतलब कि ध्यान देना इस पीरियड में यहाँ से यहाँ तक, तो नंबर ऑफ सेल कोई चेंजेस नहीं आएगा, नंबर ऑफ सेल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट डाउन द ग्रुप में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो पीरियोडिसिटी होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, ये बहुत बड़ा मैटर करता है ये पॉइंट हमारा, ठीक है, कि नंबर ऑफ सेल भी बहुत, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होता है, ठीक है, वो मेटल की ओर ज़्यादा अग्रसर होता है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर फोर्स हो जाए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम रहता है, जिसके कारण से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इजीली स्केप करता है और वो मेटल टेंडेंसी का बिहेव करने लगता है। तो कहने का मतलब यदि नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करता है तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट मेटल की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट है, हमारा पीरियोडिसिटी डिपेंड करने का जो फर्स्ट फैक्टर है वो हमारा नंबर ऑफ सेल भी है हमारा, ठीक है, इस पे भी हमारा पीरियोडिसिटी रीअपियर होता है, ठीक है। सेकंड डिपेंडेंसी जो पीरियोडिसिटी का आता है वो हमारा वैलेंसी पे आता है। किसमें आता है हमारा सेकंड नंबर, जो सेकंड डिपेंडेंसी आएगा वो हमारा वैलेंसी पे आएगा। तो देखते हैं वैलेंसी, तो ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट हमारा क्या है, वैलेंसी का है। किसका है हमारा, वैलेंसी का। वैलेंसी, तो वैलेंसी किसको कहते हैं, पहले इस चीज को समझिए, वैलेंसी किसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है मेरे भाई, शेयरिंग करता है। अगर लॉस करेगा तो उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी होगी, अगर गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, और अगर शेयर करेगा तो वो पोलर एंड नॉन पोलर वैलेंसी के कैटेगरी में जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि वो कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो अगर शेयरिंग करेगा तो उसमें देखा जाएगा कि वो पोलर में जा रहा है कि नॉन पोलर में जा रहा है वैलेंसी उसका, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वैलेंसी देखा जाए, मैंने अगर वैलेंसी को देखा जाए तो सिंपल भाषा में इसको ये कह सकते हैं, एनी एटम आउटर मोस्ट ऑर्बिट नॉट प्रेजेंट 8 एटम देन आइदर लॉस गेन और शेयर and complete 8 electron in outermost orbit, then require number of electron or losing number of electron or sharing number of electron is called valency। इसी को वैलेंसी कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका सिंपल सा भाषा में वही डेफिनेशन है कि एनी एटम टू कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, एनी एटम कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट एट आउटर, एनी एटम कंप्लीट आउटरमोस्ट ऑर्बिट इन ऑक्टेट स्टेट ड्यूरिंग लॉस गेन और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नंबर जितना लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, शेयर कर रहा है, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मतलब एनी एटम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एनी एटम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, fulfill octet state, OCTATE, octet state during loss gain or share of electron, this number is called, this number of electron is called valency, तो यहाँ पे जो लॉस गेन या शेयर कर रहा है, अगर लॉस करेगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा लॉस होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो जो वैलेंसी होगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी होगा। अगर गेन करेगा, ठीक है ना, गेन करेगा तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी होगा। गेन करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी। और शेयर होगा तो शेयर के लिए इसमें वैलेंसी को कहना, कभी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह ट्रीट करें, पोलर और नॉन पोलर का कहानी होता है। तो वैलेंसी जो होता है मैक्स 1 से कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। वैलेंसी क्या होता है, 1 से लेकर 4 तक होता है। मैंने मिनिमम वैलेंसी 1 होगा, मैक्सिमम वैलेंसी 4 होगा। तो ये हमारा जो भी पीरियोडिसिटी की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वैलेंसी ही डिसाइड करेगा
कि उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होगा। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी है, अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी है तो उसका जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा वो मेटल कैटेगरी का होगा। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी है तो वो हमारा नॉन मेटल कैटेगरी का होगा। अगर वो शेयरिंग प्रॉपर्टी रखता है मतलब 4 का, तो वो चांस है नॉन मेटल भी हो सकता है या मेटलॉइड्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मेटलॉइड्स भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारा, ये हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, मेरे दिमाग में ऐसे को बैठा के मत रखना, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये जो वैलेंसी होता है ये बहुत सारा प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, मेरा कहने का मतलब, ठीक है, बहुत सारा प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। जैसे कि अभी आएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। तो जनरली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को रीअपियर करने का जो मेन रोल होता है, रीअपियर करने का मेन रोल होता है, वो 2 ही चीज पे डिपेंड है हमारा, एक सेल पे डिपेंड है और एक हमारा क्या है, वैलेंसी पे डिपेंड है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नोट डाउन करेगा, कर लो। अब आगे देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? तो ध्यान देना, सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है ना एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज जो होता है एटॉमिक रेडियस से ही उसको डिफाइन करते हैं। जो एटॉमिक रेडियस होगा वही हमारा एटॉमिक साइज होगा। मतलब यहाँ पे जैसे कि हम इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ nucleus and outermost orbit of an atom is called atomic size, or atomic radius। मतलब सिंपल सा बात है, ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है मेरा भाई, ठीक है। तो ये एटम का न्यूक्लियस है, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। इस टाइप से ऑर्बिट बनता जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, KLM ये N, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात हो रही है, ध्यान देना, ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और ये बाहर वाला क्या है, आउटर ऑर्बिट है, ये क्या है, आउटर ऑर्बिट है। आउटर ऑर्बिट या आउटर सेल कह सकते हो, ठीक है, आउटर ऑर्बिट या आउटर सेल। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस है। यही हमारा क्या एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, या इसी को हम लोग एटॉमिक साइज कहते हैं, क्योंकि रेडियस से ही उसका साइज मापा जाता है, एटॉमिक साइज कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, ये सेकंड ऑर्बिट का है, ये थर्ड ऑर्बिट का है, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट का। तो न्यूक्लियस से अगर हर ऑर्बिट का डिस्टेंस को देखा जाए तो ऑर्बिट रेडियस होता है, लेकिन जैसे कि यहाँ से न्यूक्लियस से अगर के ऑर्बिट का देखा जाए तो ये के ऑर्बिट का रेडियस है, ये आपका न्यूक्लियस से एल ऑर्बिट का। तो इसको आप कह सकते हो यहाँ पे, इसको R1 कह सकते हो, इसको R2 कह सकते हो, इसको R3 कह सकते हो, इसको R4 कह सकते हो, ऑर्बिट रेडियस है। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल एटॉमिक रेडियस जो है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस एज वेल एज एटॉमिक साइज। अब ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक रेडियस जो है डिपेंड करता है 2 फैक्टर से। क्या है, एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा 2 फैक्टर से, ध्यान देना। तो इट इज डिपेंड 2 फैक्टर्स, इसको देख लेते हैं, इट इज डिपेंड 2 फैक्टर्स, एटॉमिक रेडियस डिपेंड, इट इज डिपेंड 2 फैक्टर्स, it is depend 2 factors
फर्स्ट है मेरे भाई नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, और सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब यहां पे समझिएगा एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं, ठीक है, मैंने कि एटॉमिक रेडियस की अगर बात करते हैं, ठीक है, चाहे एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो इसका डिपेंडेंसी फैक्टर है नंबर ऑफ सेल और न्यूक्लियर चार्ज। मतलब अगर ध्यान दीजिएगा इमेज में देखिए, अगर के नंबर सेल है तो इसका साइज ये होगा, एल नंबर सेल है तो ये है हमारा, अगर एम है तो हमारा ये होगा, और एन है तो ये होगा। मतलब अगर नंबर ऑफ सेल in any atom number of cell will be increased, then atomic size as well as atomic radius as well as atomic diameter increase। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर डाउन द ग्रुप मैं जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डाउन द ग्रुप अगर जा रहा हूं तो मैं नंबर ऑफ सेल हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप में अगर नंबर ऑफ सेल हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक डायमीटर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इन ए पीरियोडिक टेबल मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, लाइन को ध्यान दीजिएगा, इन ए पीरियोडिक टेबल मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, देन एटॉमिक साइज एज वेल एज एटॉमिक रेडियस एज वेल एज एटॉमिक डायमीटर इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज्ड। ये नंबर ऑफ सेल हमारा इंक्रीज करता है, मतलब जितना इधर जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल एटॉमिक साइज इंक्रीज्ड। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज की। ध्यान दीजिएगा, जब न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करूं मैं यहां पे बहुत ही सिंपल है, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है ना, ये आपका आउटर ऑर्बिट है, पहले समझिएगा, ये आपका क्या है, आउटर ऑर्बिट है, ये आपका आउटर ऑर्बिट है, ये आपका न्यूक्लियस है, पहले समझना है, यहाँ पे बड़ा ही कॉन्सेप्ट है। अगर ऑर्बिट के में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और सेल न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे का क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर अट्रैक्ट करेगा तो सीधी सी बात है, ऑर्बिट जो है यहाँ पे जो फैल करके है वो कंप्रेस होगा, मतलब ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ड्यू टू दिस रीजन ऑर्बिट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अट्रैक्शन होगा तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा वो क्लोजर होगा नेक्स्ट के कंपैरिजन में। मान लेते हैं कि 2 एटम्स है, ठीक है, 2 एटम्स है जिसका आउटर मैंने कि नंबर ऑफ ऑर्बिट फिक्स है, मान लीजिए कि यहीं पे, ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल हमारा फिक्स है, यहाँ पे देखो mn सेल तक है। अब इसमें क्या है कि एक केस क्या है कि इसको न्यूक्लियर चार्ज लेस है, और एक केस क्या है इसमें न्यूक्लियर चार्ज लेस है। मान लेते हैं यही एन ऑर्बिट ये वाला है, ठीक है, ये एन ऑर्बिट है, ये इसका न्यूक्लियस है। अभी ये न्यूक्लियर चार्ज कम है, मतलब इसके और इसके बीच, ध्यान देना, इसके और इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब इसके बीच अट्रैक्शन अगर कम है तो थोड़ा सा डिस्टेंस में होगा ना मेरे भाई। लेकिन यही चीज अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम था तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज कम था। अब इसके कंपैरिजन में इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा आ गया, क्या आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा आ गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा आएगा तो ऑटोमेटिक है कि इसके बीच का जो अट्रैक्शन होगा ज्यादा होगा। अट्रैक्शन होगा तो ये ऑर्बिट जो है ना, ये जो इतना दूर में है, ये कंप्रेस होकर के हल्का सा नजदीक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, जिसके कारण उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा और एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज। तो यहाँ पे इस लाइन को हम लोग कह सकते हैं डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ एटॉमिक रेडियस एज वेल एज एटॉमिक डायमीटर एज वेल एज एटॉमिक साइज। ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and outermost orbit. Due to this reason, outermost orbit is closer to the nucleus and size of atomic size decrease. Atomic size become small. Hence, small or atomic size decrease. Due to this reason, in two atoms and one atom present greater nuclear charge, then its size is स्मॉलर एज कंपेयर टू फर्स्ट एटम। मतलब सिंपल सा बात है कि 2 एटम्स आप अगर ले रहे हो और एक में अगर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, इसका मतलब उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट एटम। क्लियर है यहाँ पे। मतलब अब इस टेबल पे देखा जाए
तो अब सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? तो ध्यान देना, टॉप टू बॉटम में तो भाई रेडियस बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो अक्रॉस द पीरियड इधर से इधर जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि हमारा ऑर्बिट सेम रहता है, तो प्रोटॉन तो बढ़ रहा है ना हमारा एटॉमिक नंबर के साथ साथ। तो इधर से इधर जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, मतलब इधर से इधर जाएंगे ना। तो पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट मूव करते हो, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट, इधर लेफ्ट है और इधर हमारा इस साइड हमारा राइट है, तो अगर लेफ्ट से इधर मूव करते हो, इधर जाते हो, तो अगर इधर जाएंगे ना तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहेगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये आगे अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट नियरर होगा न्यूक्लियस का, तो ऑटोमेटिक एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हो तो हमारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज किया तो एटॉमिक साइज क्या हुआ? स्मॉलर होगा। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट साइज एलिमेंट जो होता है ना, स्मॉलेस्ट साइज एलिमेंट, स्मॉलेस्ट साइज एलिमेंट जो होगा वो हमारा हीलियम है। 118 एलिमेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस अगर किसी का होता है, 118 एलिमेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस अगर किसी का होगा तो ये हीलियम का होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि सबको को लगता है कि हाइड्रोजन में 1 एटम है, मैंने कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका साइज स्मॉलर होगा, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, हीलियम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस लार्जर होता है हीलियम के कंपैरिजन में। मतलब ये 118 एलिमेंट्स जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में रीड करते हैं, इसमें से सबसे अगर कोई स्मॉलेस्ट अगर कोई न्यूक्लियस है तो हमारा हीलियम है। कोई दिक्कत? सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस क्या होगा? हमारा हीलियम होगा। इसके बाद मेरे भाई इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस होता क्या, पहले समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि आप Cl2 मॉलिक्यूल बना रहे हो, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स होता है। तो मान लेते हैं कि ये एक एटम है, ध्यान दीजिएगा, ये एक एटम है ना, ये इसके साथ ये कंबाइन कर लिया, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए क्लोरीन ही है, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया, और यहाँ से ये इसका कंबाइन कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा 2 न्यूक्लियस हो गया मेरे भाई। ये न्यूक्लियस मान लेते हैं ये O है और ये O है, कंबाइन कर लिया। ठीक है, कंबाइन कर लिया ना। तो डिस्टेंस बिटवीन इन ए मॉलिक्यूल, सिंपल सा बात है, इन ए मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियस, कोई भी मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस, इसी को इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर आपसे व्हाट इज इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर कहेगा, तो इन ए मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, इज कॉल्ड इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक साइज अगर देखा जाए तो हमारा 2 फैक्टर्स पे डिपेंड किया। फर्स्ट क्या? नंबर ऑफ सेल पे, और सेकंड न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है मेरे भाई तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। लाइन टो को दिमाग में बैठा लो। नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, और अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। याद रहेगा रे? भुलाएगा नहीं ना, बड़ी मारेंगे भुलाएगा तो, समझा? बुंगा से उठा करके, समझ गया रे? भुलाना नहीं। इतना मेहनत तुम लोग के लिए कर, आप लोग को भी बोल रहे हैं, क्लासरूम वाला को भी बोल रहे हैं, लोग भुला जाता है डेली।
साथ ही साथ चल रहा है मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को आप नोट डाउन करो पहले। टेबल नहीं मिटाएंगे अभी, एक एक करके ऐसे करेंगे, क्या कि टेबल से आपको अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताना है, फिर दोबारा इतना मेहनत कौन करने जाएगा यार, ठीक है। चलो लिखो इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टी देखा वो क्या था हमारे भाई, एटॉमिक साइज का देखा। अब एटॉमिक साइज के बाद नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो हमारा मेटालिक कैरेक्टर का है। किसका है? मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी एलिमेंट्स, एनी एलिमेंट्स, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी रखता है, क्या करता है? लॉस करने का टेंडेंसी रखता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन को? मतलब कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। एनी एलिमेंट टू टेंडेंसी द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम पॉजिटिव आयन, और वो अगर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है लॉस करके, देन एलिमेंट्स आर कंसीडर मेटल। अगर जितना ज्यादा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा लॉस करके, वो उतना ही अच्छा मेटल, और जितना कम एनर्जी में लॉस करेगा, मैंने कि जितना कम लगेगा उसको एनर्जी अप्लाई करे और इजीली वो लॉस कर दे। अगर जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, बार बार कर रहे हैं, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, वैलेंस इनर नहीं, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में लॉस कर रहा है, और अगर पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो रहा है, तो इस एटम को हम लोग क्या कहेंगे, कंसीडर करेंगे, मेटल कंसीडर करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक प्रॉपर्टीज। इसी प्रॉपर्टी को मेटालिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखे हुए देख लीजिए डेफिनेशन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा। those elements which have a tendency to lose their valence electron and form a positive ion are considered metal, and this property is called metallic कैरेक्टर। ये जो लॉस करने का टेंडेंसी और पॉजिटिव आयन बन रहा है, इस टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास सोडियम है। क्या है मेरे भाई? सोडियम है। तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होता है? 281 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा? Na+ होगा, मतलब यहाँ पे 28 होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा? स्केप कर जाएगा, मतलब यहाँ ये पॉजिटिव आयन कंसीडर किया। उसी तरह से अगर Mg है, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, तो इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन 282, आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन स्किप करेगा तो ध्यान दीजिएगा Mg है ना, Mg यहाँ पे 2+ होगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन स्केप कर गया, तो इसका ये ऑक्टेट अपना पूरा करके स्टेट हो लिया, स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट्स अगर आयन में कन्वर्ट होता है, जैसे कि सोडियम का यहाँ कोई कलर होगा, कोई कलर हो सकता है, मैग्नीशियम का भी कोई कलर हो सकता है, लेकिन ये जैसे ही आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो कैटायन हो या एनायन में कन्वर्ट होता है, वो कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? कलरलेस। मतलब यहाँ पे इसका सोडियम और मैग्नीशियम का कुछ फिजिकल अपना कलर होगा, लेकिन जैसे ही ये आयन में कन्वर्ट हो गया तो ये हमारा कलरलेस हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये लॉस करने का टेंडेंसी रखा, और ये हमारा पॉजिटिव आयन कन्वर्ट किया, मतलब इसको हम लोग कंसीडर किस में करेंगे? मेटल। और ये जो पूरा फिनोमेना हो रहा है टेंडेंसी टू मेटल का, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? लॉस करने का जो फिनोमेना हो रहा है, इसको हम मेटालिक कैरेक्टर कहेंगे। तो ये था हमारा मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो, मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, मतलब डिपेंडिंग फैक्टर जो है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका डिपेंडिंग फैक्टर, ठीक है। डिपेंडिंग फैक्टर की अगर बात करेंगे, फैक्टर, तो अगर मेटालिक कैरेक्टर का डिपेंडिंग फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले है एटॉमिक साइज। क्या है हमारा? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। और सेकंड है मेरे भाई न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर अगर डिपेंड करेगा तो 2 फैक्टर्स है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो अब ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं तो क्या है एटॉमिक साइज, पहले इसको समझना तो पड़ेगा मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट्स में अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? एटॉमिक साइज, मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स आपका बढ़ते जाएगा, तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस। मतलब अगर मान लो इतना डिस्टेंस है,
ठीक है, तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, इतना डिस्टेंस होगा, थोड़ा सा और कम होगा, इतना डिस्टेंस होगा, इतना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस से, जैसे कि ये डंडा भी छोटा है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन ऐसे आते हैं ना। तो मान लेते हैं पहले रेडियस ये था, ये रेडियस था, तो ये मान लो न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच अट्रैक्शन अभी ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये दोनों इंड के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो अट्रैक्शन अगर कम होगा तो ये अगर मान लेते हैं वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कोई अगर दूसरा सा हल्का सा टाइनी फोर्स अगर अप्लाई करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इजेक्टेड हो जाएगा। और इजेक्टेड हो जाएगा तो इजीली ये जो एलिमेंट्स है, ये पूरा एलिमेंट्स जो है इजीली हमारा केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो क्या होगा, मोर मेटालिक होगा। मतलब यहां पे एटॉमिक साइज की अगर बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं ग्रेटर एटॉमिक साइज, नोटिस दैट पॉइंट, राइट डाउन दिस लाइन, ग्रेटर एटॉमिक साइज प्रोड्यूस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर एटॉमिक साइज प्रोड्यूस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and outermost orbit electron. Due to this reason, outermost orbit electron ejected due to tiny external force and atom become easily positive ion. Atom become easily positive ion and metal is easily metal element become easily positive ion and element is considered more metallic. मतलब सीधी सी बात है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो एलिमेंट्स क्या होगा, मोर मेटालिक होगा। मतलब यहां पे एटॉमिक साइज इंक्रीज्ड, एटॉमिक साइज अगर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, साइज हमारा क्या हो गया, अगर हमारा इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड हो गया तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, किसके किसके बीच, आउटरमोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच। मतलब ये एलिमेंट क्या होगा, मोर मेटालिक होगा। एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट मोर मेटालिक होगा। क्या होगा, मोर मेटालिक, एलिमेंट मोर मेटालिक। मतलब सिंपल सा बात है, अगर नंबर ऑफ सेल, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करना है कह रहा है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करना है कह रहा है, तो सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। बिना नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किए मतलब कि क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बिना इंक्रीज किया क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज कर सकता है। बाप के पास पूंजी रहेगा तब ना बेटवा उड़ेगा, बातों को समझो। बाप के पास पूंजी तो ऑर्बिट क्या है, नंबर ऑफ सेल है, एटॉमिक साइज क्या है, बेटा है। और तो बेटा अगर उड़ रहा है तो अंदर में उसका बाप कौन है, नंबर ऑफ सेल है, समझा। तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करेगा तो बाप के पास पैसा है, मतलब सेल तो बड़ा है, तो बेटा उड़ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे समझ लो कि नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है एटॉमिक साइज। और जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, ग्रेटर एंड ग्रेटर एटॉमिक साइज प्रोड्यूस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and outermost orbit electron. Due to this reason, outermost orbit electron easily ejected due to tiny force of attraction applied on it, and elements become positive ion, hence element is more metallic. मतलब सिंपल सा बात है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हुआ तो वो मोर मेटालिक होगा। कोई दिक्कत। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर चार्ज की बारी है। किसकी बारी है, सेकंड नंबर न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर CLER न्यूक्लियर चार्ज की बारी है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, तो ध्यान देना मेरे भाई, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज मतलब जितना ज्यादा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहेगा, ग्रेटर, क्या कि प्रोटॉन ही न्यूक्लियर चार्ज को डेवलप करेगा ना, समझा कि नहीं। जितना ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा उतना ही हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो यहां पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, तो कहते हैं ना, ध्यान देना, इसमें जानते हैं लव अफेयर, जो लड़की लोग हैं ना, सुंदर लड़की लोग, उसे चार्ज गर्ल कहते हैं, चार्ज गर्ल्स, ठीक है। तो वो लोग ना लड़का लोग को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मतलब यहाँ पे समझ लो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, अगर जो सुंदर ज्यादा श्रृंगार पटार करके लड़की मार्केट में घूमे छे ना, तो वो ज्यादा वो मेटालिक है, क्योंकि क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नॉन मेटालिक होता है, अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो गया, क्या कि अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो ज्यादा होगा, तो उसका इस चक्कर में सब एक दूसरे से कुटाते रहेगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन पाएगा, ठीक है, समझा कि नहीं। तो इस चक्कर में अरे भाई देख लेना, अक्सर तुम लोग को बता दे रहे, जितना भी बच्चा लोग ध्यान देना इसे, लेकिन अप्लाई मत करना। जितनी भी सुंदर लड़की होती है ना, उसको बंदर जैसा बॉयफ्रेंड मिलता है, क्यों जानते हो,
सुंदर होता है, सब कुछ सोचता है कि उसको बहुत सारा उसके पीछे घूमने वाला रहता है, इस चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड में कुटाते रहता है बेचारा, उसके लड़की के पास कोई अप्रोच ही नहीं करता है, और लास्ट में मंगरा बुधवा बैला लंगर अंदर जो होता है ना कोयला इंसान का उकरा मिल जाता है, प्रपोज करता है, मजबूरी मरता क्या नहीं करता, ठीक है, तो लास्ट में एक्सेप्ट कर लेता है। तो जितनी भी सुंदर लड़कियां होती है देखना, लगभग एक के दूगो जो होता है अच्छा उसका बॉयफ्रेंड देखने में रहता है, तो ऐसे ही एकदम सला महिला कुचरा करिया जैसा कोयला जैसा कार रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब याद रखना, तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज अगर रहेगा तो सीधी सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा को वो बुला लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब उसी में लोग फाइटी करते रहता है, तो इसको वहां से जाना है तो इसका दरवाजा को रोक देता है, सबको जाने ही नहीं देता है। अब किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, निकल ही नहीं पा रहा है, बस समझ गया। और लास्ट में तो जब किसी तरह निकलता है तो लंगड़ा लूला बहरा मिल जाता है किसी तरह। तो इसलिए देखना जितने भी सुंदर लड़की होते हैं उसका बॉयफ्रेंड जो भी उसका हस्बैंड भी जो होगा वो वैसने ही बैल एकदम जिसको नहीं कहते हैं कोयला जैसा कार वैसने रहेगा, इसी को तो फूटा किस्मत, ठीक है, लड़कियन के फूटा किस्मत कही छे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो इस जगह समझ लो कि ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, greater force of attraction between nucleus and outermost orbit electron. Due to this reason, outermost orbit electron cannot ejected, meaning outermost orbit electron ejected very difficult. Outermost orbit electron ejected very difficult, and atom become positive ion due to very difficulties. वेरी डिफिकल्टीज, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है एटॉमिक चार्ज अगर ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, लड़की तो बाहर निकल पाएगी नहीं, निकल पाएगी ना। तो उसी तरह से समझ लो इलेक्ट्रॉन जब निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो घर में फंसले ना रहेगा, तो लास्ट में जो बाप लाएगा कोयला जैसे कार जो भी हो, ठीक है, उसमें चला जाएगा, चलो यार। तो वैसे ही कहते हैं जो इतना सुंदर लड़की रहती है ना उसका ज्यादातर बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि सब उसका अट्रैक्शन इतना ही रहता है कि लड़के लड़के में आपस में लड़ जाता है। ऐसा हुआ होगा तुम लोग के साथ भी, देख लेना, ठीक है। तो होता है बेटा, ये सब याद रखना, ठीक है, जितना भी सुंदर रहेगा ना सब बोल रहा है ना। देखो मेरे गांव में शादी हुआ है सर, जानते हैं लड़की एकदम पूरा सुंदर है, लड़का एकदम वैसे बानर जैसा से समझा, तो ऐसा होता है मेरे भाई, ठीक है। हमेशा याद रखना सुंदर लड़की को बानर लड़का मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण इंजेक्शन पावर नहीं हो पाता है, बांध के रख जाता है, ठीक है। बांधल रख के चक्कर में ना उसको सही जगह पे वो इजेक्टेड नहीं कर पाती है, तो मोर मेटालिक नहीं हो पाती है, नॉन मेटल हो जाती है, ठीक है। तो समझ लेना यहाँ पे कहने का मतलब greater nuclear charge produce greater force of attraction between nucleus and outermost orbit of an atom. Due to this reason, outermost orbit electron ejected very difficult, and atom cannot become positive ion, or element is considered not लेस मेटालिक, मतलब सिंपल सा बात है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो हमारा आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड होने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर इजेक्टेड हो भी जा रहा है तो बहुत ही हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जिस कारण से वो लेस मेटालिक प्रॉपर्टी को अचीव करता है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो एलिमेंट, मतलब ये अगर इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज अगर क्या हो गया, इंक्रीज करेगा, तो सिंपल सा बात है मेटालिक कैरेक्टर जो होगा, मेटालिक जो कैरेक्टर है वो क्या होगा मेरे भाई, डिक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच ज्यादा रखेगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन में दिक्कत आएगा। अब देखो बेटा ट्रेंड्स, ग्रुप्स एंड पीरियड। तो डाउन द ग्रुप, ध्यान देना, सबसे पहले डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप, ट्रेंड्स इन ग्रुप में डाउन द ग्रुप। अगर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल जो है तो हो रहा है डाउन द ग्रुप में, क्या हो रहा है ध्यान देना, यहाँ पे ट्रेंड्स इन ग्रुप पे डाउन द ग्रुप में कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो वो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप जो होता है मेटालिक प्रॉपर्टी, ध्यान देना, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप में मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब सेकंड है अक्रॉस द पीरियड, क्या है हमारा, अक्रॉस द पीरियड की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, अक्रॉस द पीरियड, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्या है, ये इस साइड आपका लेफ्ट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका लेफ्ट साइड है,
ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका इधर राइट साइड है। ये आपका क्या इधर राइट साइड है। तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट मूव कीजिएगा, क्या कीजिएगा, लेफ्ट से अगर राइट मूव कीजिएगा तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण मेटालिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा, लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है ना, NC न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो मेटालिक MC मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। NC मतलब न्यूक्लियर चार्ज, MC मतलब मेटालिक कैरेक्टर, MC मतलब मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा टॉप टू बॉटम में जा रहे हैं, ये आपका टॉप का हिस्सा कहलाता है, ये हमारा बॉटम का हिस्सा कहलाता है। तो टॉप से अगर बॉटम में जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसी तरह से पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, जिस रीजन से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। तो चलिए पहले मेटालिक कैरेक्टर को लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर हमने देख लिया, क्या बोल रहा है, एस ब्लॉक। अरे लेबलिंग करना भुला गए हैं, अच्छा कर देते हैं। देखो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये एस ब्लॉक है, ये आपका एस ब्लॉक है, यहाँ से ये आपका डी ब्लॉक है। बड़ा अच्छा चीज याद दिला दिया यार, थैंक यू, ध्यान देता है बच्चा बंदा अब यहाँ पे, ठीक है। ये डी ब्लॉक है और ये हमारा पी ब्लॉक है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक। चलो पूरा टेबल, बोले अधूरा लग रहा था टेबल हमें, चलो याद दिया लाया, थैंक यू। भुला गए तो दिमाग से उतर गया था यार, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें ऐसी होते ही रहती है, ठीक है, क्या करेगा, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, जैसा नहीं ना रहता है। तो ध्यान देना, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक है, इधर यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी ब्लॉक है। ये दोनों हमारा एस ब्लॉक होता है। चलो अब हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है समझना है यहाँ पे, कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बनता है, नेगेटिव आयन बनता है ना, तो वो कंसीडर उसको क्या किया जाता है, अगर कोई भी नेगेटिव आयन बनाता है उसको हम लोग नॉन मेटल में कंसीडर करते हैं। तो ये जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो देखो, दोज एलिमेंट व्हिच हैव टू ए टेंडेंसी टू गेन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए नेगेटिव आयन आर कंसीडर नॉन मेटल। इसका मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, मतलब वो एलिमेंट्स यानी वो एटम हमारा क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसको अगर समझना है तो बेसिक सिंपल सा फंडा को समझो। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है 287 होता है। अब इस क्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा Cl माइनस हो गया। उसी तरह से जब मान लेते हैं ऑक्सीजन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 288, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है 26 होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा O2 माइनस, तो 28, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन को नॉन मेटल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म क्या कर रहा है, नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है। अब देखो इसका भी जो डिपेंडिंग फैक्टर है, सारा डिपेंडिंग फैक्टर याद रखेगा, डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इसका भी जो डिपेंडिंग फैक्टर है, ठीक है ना, डिपेंडिंग फैक्टर की अगर बात करें तो बड़ा ही सिंपल है। डिपेंडिंग फैक्टर की अगर बात करें तो यहां पर भी डिपेंडिंग फैक्टर 2 ही आएगा। पहले क्या लिखे थे याद करो, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, क्या बताए थे, एटॉमिक साइज। हाँ, फर्स्ट डिपेंडिंग फैक्टर आपका एटॉमिक साइज ही आएगा, एटॉमिक साइज। सेकंड डिपेंडिंग फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। चलो ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। अब यहां पे देखना है कि एटॉमिक साइज पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे डिपेंडिंग है। तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग देते हैं सबसे पहले एटॉमिक साइज को। एटॉमिक साइज भाई, अब एटॉमिक साइज पे हम देखना पड़ेगा ना कि हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे डिपेंडेंसी फैक्टर को रखता है, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर एटॉमिक साइज,
ग्रेटर एटॉमिक साइज प्रोड्यूस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये तो बार बार हम जान रहे हैं, इससे पहले जो मेटल वाला बात किए थे उसमें भी ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and outermost orbit electron. Due to this reason, outermost orbit electron easily ejected due to tiny force of attraction applied on it. Hence, metal is less non-metallic. मेटल इज ये एलिमेंट इज लेस नॉन मेटालिक, माने कि एलिमेंट अगर लेस नॉन मेटालिक होगा इसका मतलब है कि एलिमेंट मोर मेटालिक होगा। एलिमेंट क्या होगा? मोर मेटालिक होगा, याद रख लीजिएगा। मतलब सीधी सी बात है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा, मतलब ये साइज अगर आपका इंक्रीज करता है तो सिंपल सा बात है, नॉन मेटल कैरेक्टर जो है, नॉन मेटल जो है कैरेक्टर, नॉन मेटल कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नॉन मेटल कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मतलब एनी एलिमेंट्स number of cell as well as number of cell increase, then atomic size increase. अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच कम हो जाता है, जिस कारण से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्टेड हो जाता है एक्सटर्नल टाइनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, वो इजेक्टेड होकर के दूसरा में चला जाएगा, जिस कारण से ये एलिमेंट लेस नॉन मेटालिक होगा। लेस नॉन मेटालिक दैट इज मोर मेटालिक। तो सिंपल सा बात है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट माने कि नंबर ऑफ सेल अगर ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, अगर नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो एटॉमिक साइज भी हमारा लार्जर होगा, और जितना ज्यादा लार्जर होगा वो एलिमेंट्स उतना ही लेस मेटालिक होगा। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हाइड्रोजन को छोड़ दिए, इस सारा मेटल है, इससे ज्यादा मेटल ये तो यहाँ पे ये तो मेटल ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे समझिए, फ्लोरीन आपका नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल, एस्टेटिन थोड़ा सा मेटलाइट्स की कैटेगरी में आ जाता है, टेनासिन मेटल में आ जाता है। क्यों? कि इधर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच डिक्रीज हो जा रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो टेनासिन का इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्टेड हो जाएगा। तो इस कंपेरिजन में ये फ्लोरीन आपका मोर नॉन मेटालिक हो जाएगा, लेकिन टेनासिन आपका लेस नॉन मेटालिक होगा। ये क्योंकि ये मेटल के कैरेक्टर की ओर एचिव करने लगेगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर पुल की बात करते हैं। आउटरमोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच जो न्यूक्लियर पुल का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज कर जाता है यहाँ पे। ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। इस कारण से ध्यान दीजिएगा, टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे ट्रेंड्स इन ग्रुप, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम मूविंग इन ए पीरियोडिक टेबल, देन नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। लेकिन मेटल में क्या था? टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था। दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलो, न दिमाग में बैठ गया नहीं वाला, भूलेगा नहीं नो। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा न्यूक्लियर चार्ज की बारी है। सेकंड नंबर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे अगर अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, जिस कारण से आउटरमोस्ट ऑर्बिट का अट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्शन इधर ज्यादा रहेगा। मतलब कि अट्रैक्शन बिटवीन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज मोर एंड मोर। Due to this reason, outermost orbit electron ejected very difficult and cannot become positive ion and it become negative ion। ये ले सकता है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा है तो ये इजेक्टेड नहीं करेगा, तो ये हमारा किसी और को ले सकता है, मतलब ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने में ज्यादा इसके लिए सपोर्ट होगा, पॉजिटिव आयन बनने में सपोर्ट नहीं होगा, जिस कारण से ये हमारा मोर मेटालिक होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट मोर नॉन मेटालिक होगा, मोर नॉन मेटालिक होगा। मतलब यहाँ पे इसका अगर न्यूक्लियर चार्ज का अगर डिपेंडेंसी की बात किया जाए, न्यूक्लियर चार्ज का डिपेंडेंसी की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन होगा एक लाइन पे होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Greater nuclear charge produced greater force of attraction between nucleus and outermost orbit electron।
ड्यू टू दिस रीजन outermost orbit electron ejected very difficult and elements become more non-metallic. एलिमेंट्स बिकम मोर नॉन मेटालिक। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है नॉन मेटल कैरेक्टर ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नॉन मेटल कैरेक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। अब ध्यान देना यहां पे डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में टॉप टू बॉटम होता है। क्या होता है, टॉप टू बॉटम। मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर टॉप टू बॉटम बढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू अगर बॉटम जाओगे तो सीधी सी बात है एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉन मेटल कैरेक्टर जो होगा CHAR कैरेक्टर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब अक्रॉस द पीरियड, यहाँ पे ध्यान देना, अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। अक्रॉस द पीरियड ये हमारा लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। अगर लेफ्ट टू राइट की अगर बात करें अक्रॉस द पीरियड में, तो अक्रॉस द पीरियड में यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड अगर जाओगे, इस साइड जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिस कारण से नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे ये अगर अक्रॉस द पीरियड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, INS इंक्रीज होगा। क्यों, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्यों, तो लेफ्ट टू राइट हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच हायर एंड हायर प्रोड्यूस करता है, जिस कारण से आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होने में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए ये एलिमेंट्स जो है हमारा, ये जो एलिमेंट्स है हमारा मोर नॉन मेटालिक कैटेगरी में अचीव कर जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर में अचीव नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ पे, चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब फोर्थ नंबर जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, पहले सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए कि कोई भी एटम अगर वो गैसियस स्टेट में है, कोई भी एटम क्या है, गैसियस स्टेट में है, और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दो और वो गैसियस पॉजिटिव आयन कन्वर्ट होता है, तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा वो तो मोस्ट लूजली होगा, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इनटू ए पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एनी एटम प्रेजेंट इन gaseous state and minimum required energy to remove loosely bonded electron in outermost orbit, this minimum required of energy is called ionization potential as well as ionization enthalpy as well as ionization energy. Any electron remove in any atoms, then it become positive ion atoms. An atom in an atom present in gaseous state, atom is present in gaseous state, then ion is also present in gaseous form. मतलब ये आयन जो होगा गैसियस आयन होगा, ये हमारा आयन कौन सा होगा, गैसियस आयन होगा। तो डेफिनेशन को फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इनटू ए पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब यहाँ पे मान लो वो मिनिमम एनर्जी क्या होगा,
सवाल है, ताकि उस गैसियस फॉर्म में हो। तो मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट्स है, वो हमारा ए है। ए एक एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में है। क्या है हमारा? गैसियस स्टेट में है, ठीक है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बॉन्डेड है। क्या है? लूजली बॉन्डेड है। और उस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड कराना है। तो इजेक्टेड कराने के लिए आप एच न्यू एनर्जी अप्लाई कर दीजिए। एच न्यू, जहां पे एच आपका क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी है। तो सीधी सी बात है, इस एनर्जी को, फोटोन एनर्जी को अप्लाई करेंगे तो ये ए जो है, ये गैसियस स्टेट आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, इजेक्टेड हो जाएगा। तो ये जो एच न्यू एनर्जी लगा है, ये एच न्यू एनर्जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एच न्यू एनर्जी लगा है, यही एच न्यू एनर्जी ये हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज आयनाइजेशन पोटेंशियल है। क्योंकि ये जो एटम है, ये गैसियस फॉर्म में, G स्टैंड फॉर गैस, ठीक है। और ये न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल आइसोलेटेड, ये क्या हमारा? न्यूट्रल एंड आइसोलेटेड है। ये न्यूट्रल एंड आइसोलेटेड कंडीशन। अगर ये न्यूट्रल और आइसोलेटेड कंडीशन में है, और अगर वो एच न्यू एनर्जी इस पे अप्लाई कर दिया जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होकर के ये हमारा गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस एनर्जी को ही हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल एज वेल एज आयनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? अब यहाँ पे H जो है प्लांक कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है मेरे भाई, इसको कभी भूलिएगा नहीं, ये वैल्यू भूलने लायक नहीं होता है। H इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू कभी नहीं भूलिएगा, प्लांक कांस्टेंट का ये वैल्यू हमारा फिक्स होता है, इस वैल्यू को आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। ये प्लांक कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू होता है। और ये हमारा फोटोन एनर्जी है। इतना ही फोटोन एनर्जी जब अप्लाई करते हैं, मैंने किसी भी ऑर्बिट्स में अगर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होता है, इतना एनर्जी अगर निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में गिर जाता है। मतलब इतना ही एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो ये जो एनर्जी है एच न्यू, यही एनर्जी आपका जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो अप्लाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकें। अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, ये रिलीज नहीं कर रहा है, अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये पॉजिटिव आयन बन सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड कराना है, ठीक है। बाहर करने के लिए कोई भी चीज़ को घर से बाहर निकालना, जैसे तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, तो गेस्ट अगर आता है तो जिसका मतलब कि सबसे जो छोटा बच्चा होता है, चाहे जो थोड़ा सा बेरोजगार टाइप से होता है घर का, जिसको नल्ला कहते हैं, ठीक है, जो कोई काम नहीं है उसका, घर में खाली सामान लाना है, कोई काम नहीं, खाना खाना है, सुखना है। तो वैसे बच्चे को खास करके कोई गेस्ट आते हैं, देखना, उसको रूम से बाहर कर दिया जाता है, उसको हॉल में सुता दिया जाता है। तो उसमें सबसे कम एनर्जी लगता है जो पढ़ाकू होता है, ठीक है, जो घर से पढ़ाई से मतलब रखता है, बापूजी का ऑर्डर मानते रहता है, ठीक है। तो उसको देखना, उसके रूम से निकालना बहुत टफ होता है। गार्जियन बोले नहीं उसको मत निकाल, उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा। जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है बोले अरे उसको हॉल में दे दो, नहीं पढ़े, ऐसे भी तो पढ़ना नहीं। तो गेस्ट आता है, उसका रूम शिफ्ट होता है, तो उसको इजीली कम एफर्ट पे उसको थोड़ा सा डांट लगा दो तो रूम से बाहर हो जाता है, हॉल में बेचारा सूख जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन लाइफ से अगर केमिस्ट्री को जोड़ोगे तो ये भी आप याद कर सकते हो। अब देखो इसका डिपेंडिंग फैक्टर की बात करते हैं, किसकी? आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो इसका भी जो डिपेंडिंग फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा, डिपेंडिंग फैक्टर क्या है? डिपेंडिंग फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग फैक्टर में सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आता है, ठीक है, एटॉमिक साइज। तो ध्यान देना, ग्रेटर एटॉमिक साइज जो होता है प्रोड्यूस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and outermost orbit electron. Due to this reason, outermost orbit electron ejected due to tiny force of energy applied and atom become gaseous ion. तो कोई भी अगर ग्रेटर एटॉमिक साइज वाला गैसियस एटम होगा तो उसके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के बीच न्यूक्लियर पुल बहुत ही लेस वैल्यू होता है, जिस कारण से उसका जो लूजली बॉन्डेड आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उस ग्रेटर एटॉमिक साइज में लूजली बॉन्डेड होता है। तो उसमें टाइनी एनर्जी, ये जो एनर्जी एच न्यू, ये टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई, एच तो फिक्स है, तो जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइनी फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी अप्लाई अगर कर देते हैं तो उस आउटमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्टेड हो जाता है और वो एटम गैसियस न्यूट्रल स्टेट में था वो आयनाइजिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ग्रेटर एटॉमिक साइज होगा तो सीधी सी बात है हमारा आयनाइजेशन जो एनर्जी है हमारा, ठीक है ना, वो क्या होगा? टॉप टू बॉटम डिक्रीज, हाँ लेसर होगा तो टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा मेरे भाई,
थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, ठीक है, तो रुक गए थे थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि टॉप टू बॉटम जाएगा तो बहुत ही कम एनर्जी की अप्लाई की जरूरत पड़ रही है, तो कम एनर्जी होगा तो ऑटोमेटिक आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, नंबर ऑफ सेल टॉप से देखो ये, और ये हमारा क्या टॉप है, तो यहाँ से इधर अगर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा ये लूजली बॉन्डेड होगा। क्या होगा? लूजली बॉन्डेड होगा। तो यहाँ का आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको टाइनी फोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाइड करना पड़ेगा, और इसको हम गैसियस आइसोलेटेड से गैसियस आयन में, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, मतलब इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी लेस होगा। तो हमारा अगर हमारा क्या होता है, ग्रेटर एटॉमिक साइज, मतलब एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करता है, ये अगर इंक्रीज करता है तो सीधी सी बात है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो आईपी होता है, आईपी हमारा डिक्रीज करेगा। सीधी सी बात है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करता है तो आईपी हमारा क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसका सेकंड फैक्टर आता है हमारा पास न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियर चार्ज का। तो सेकंड फैक्टर जो न्यूक्लियर चार्ज का आता है तो ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, greater nuclear charge produced greater force of attraction between nucleus and outermost orbit. Due to this reason, greater energy applied in outermost orbit electron, because outermost orbit electron is tightly bonded to the nucleus. Hence, high amount of photon energy required to become a positive ion. Due to this reason, nuclear charge increase, hence ionization potential also increased. सिंपल सा बात है, अगर इधर से हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली बॉन्डेड होगा। किसके साथ? और न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस के साथ अगर वो टाइटली बॉन्डेड होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो पुल ज्यादा होने से कारण वो टाइटली बॉन्डेड होगा। अगर वो टाइटली बॉन्डेड होता है तो उस आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए ये जो एनर्जी है, ये एचन्यू एनर्जी, ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। और जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इजेक्टेड होगा, ठीक है। तो उसको इजेक्टेड करने में हमको हायर एंड हायर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इससे सिंपल सा बात पता चल रहा है कि हमारा आईपी भी हायर होगा। इसका मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो सीधी सी बात है आईपी ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज देन आईपी इंक्रीज्ड। क्यों? तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होता है। क्या होता है हमारा? टाइटली बॉन्डेड होता है। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद डिपेंडिंग ट्रेंड्स इन ग्रुप, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग चेक करेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में ध्यान देना, डाउन द ग्रुप ये हमारा टॉप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम में क्या करता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल वो डिक्रीज करेगा। मतलब टॉप टू बॉटम में आईपी हमारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम में आईपी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? तो यहां से इधर जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ सेल मतलब साइज इंक्रीज कर जाएगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन कम है, वो लूजली बॉन्डेड है, लूजली बॉन्डेड है तो हल्का सा एनर्जी अप्लाई करेंगे, वो गैसियस आयन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा टॉप टू बॉटम में। अब देखो इसी से अगला जो है हमारा अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द अगर पीरियड की बात करते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट होता है। क्या होता है हमारा? लेफ्ट टू राइट होता है। तो लेफ्ट टू अगर राइट है तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट में सिंपल सा बात है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जैसे कि इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट इस साइड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। तो इसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा इसके कंपेरिजन में ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा, ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा। किसका? क्रिप्टॉन का। किसके? सोडियम और कैल्शियम और स्कैंडियम के कंपेरिजन में। तो अगर ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा मतलब इसको, ये क्रिप्टॉन चाहे ब्रोमीन की अगर बात करें तो इसको हमको अगर पॉजिटिव आयन कन्वर्ट करना है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। गैसियस आइसोलेटेड में है, गैसियस आइसोलेटेड से इसको गैसियस पॉजिटिव आयन कन्वर्ट करना है इस इधर का एलिमेंट्स को, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इस साइड हमारा न्यूक्लियर चार्ज लेस है। मतलब लेफ्ट टू अगर राइट जाएंगे तो आईपी का वैल्यू क्या कर जाएगा?
इंक्रीज कर जाएगा, आईपी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो लिस्ट आईपी जो होता है, लिस्ट आईपी जो होता है वो सीजियम का होता है। किसका होता है? सीजियम का। और मोस्ट आईपी जो होता है, मोस्ट सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है तुम्हारा हीलियम का, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का। क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट गए तो सबसे टॉप में कौन आया? हीलियम आया। और टॉप टू बॉटम में गए तो सीजियम। यहाँ फ्रांसियम थोड़ा सा रेडियोएक्टिव नेचर हो जाता है, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं और सीजियम आ जाता है, ठीक है ना। तो टॉप टू बॉटम में, तो लिस्ट में आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका आएगा? सीजियम का। सबसे कम अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी का होता है तो वो सीजियम का होता है। और सबसे अधिक यानी मोस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी का होता है तो ये हमारा हीलियम का होता है। अब हम टेबल आप लोग को नहीं मिटा, इसका कारण समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम और सबसे लिस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सीजियम का होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब आगे चलते हैं। तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिटेल से देख लिया। अब उसके बाद 5th नंबर में आता है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन पोटेंशियल का जस्ट अपोनेंट है, अपोजिट है, ये अपोजिट थ्योरी है। उसमें क्या हुआ था? हमारा पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हुआ था। उसमें क्या हुआ था? पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हुआ था। तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव आयन कन्वर्ट होगा। दोनों ही गैसियस स्टेट में होगा, दोनों ही क्या होगा? गैसियस स्टेट में होगा। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था। किसमें? आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ये गेन एंथैल्पी है। तो ये गेन मतलब ग्रहण, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन मतलब ग्रहण, टेक, ठीक है, लॉस नहीं करेगा, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो गेन करेगा मतलब इसका में उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा था, इसमें एनर्जी रिलीज होगा। कोई अगर तुम्हारे घर में आदमी घुसेगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा एनर्जी बाहर जाएगा, ठीक है। मतलब कि किसी न किसी को तो उस रूम से बाहर होना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है तो किसी न किसी को तो बाहर होना पड़ेगा। तो बाहर हो रहा है मतलब वो क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। बात समझ गया? तो यहाँ पे अगर इसका डिफिनेशन को देखा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू कन्वर्टिंग ए न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम इनटू नेगेटिव चार्ज गैसियस आयन by addition of electron is called electron affinity as well as electron gain enthalpy। मतलब किसी भी एटम में जो गैसियस स्टेट्स में हो, कौन सा स्टेट में हो? गैसियस स्टेट्स में हो, और अगर उसमें गैसियस स्टेट में है और उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, किसका एडिशन करते हैं? इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं। याद रखिएगा, किसका एडिशन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का अगर एडिशन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है उस गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वो गैसियस एटम नेगेटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? नेगेटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट होगा। तो जितना एनर्जी रिलीज किया है, रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डू यू अंडरस्टैंड? चलो तो आप समझते हैं यहाँ पे। अब देखो मान लो ये ए हमारा एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है, गैसियस आइसोलेटेड एटम है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग ऐड कर दिए। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया बेटा, तो यहाँ से ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव आयन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एच न्यू एनर्जी रिलीज हो गया, ये रिलीज एनर्जी है एच न्यू। एच का वैल्यू आपको हम बता चुके हैं, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है ना, यही एक्चुअली में ये जो रिलीज एनर्जी है, यही रिलीज एनर्जी एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। यही रिलीज एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सिंपल सा बात समझ लो, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसका मतलब उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हायर है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है मतलब उसका ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। सिंपल सा बात, क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इससे जस्ट पहले हम लोग आप लोग को पढ़ाए, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। तो लॉस हो रहा था तो एनर्जी ऐड करना पड़ता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस अगर उसके घर से निकालना है तो हमको एनर्जी ऐड करना पड़ेगा। इसमें अगर किसी के घर में कोई आदमी जा रहा है तो ऑटोमेटिक उसका एनर्जी बर्बाद होगा, तो एनर्जी इसका इमिट्स हो रहा है, इसका एनर्जी क्या हो रहा है? इमिट्स हो रहा है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी ऐड करते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है। याद रखिएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन ऐड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी ऐड, इलेक्ट्रॉन लॉस था एनर्जी ऐड, यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज है। तो अब ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है,
जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करते हैं तो इसका डिपेंडिंग फैक्टर ये भी जितना भी है, अभी जो पीरियोडिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, पीरियोडिसिटी का जो पीरियोडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ये 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे। एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। तो इसका जो डिपेंडिंग फैक्टर है, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं डिपेंडिंग फैक्टर। डिपेंडिंग फैक्टर, तो डिपेंडिंग फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर जो आता है वो एटॉमिक साइज आता है। फर्स्ट फैक्टर क्या आता है हमारा? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, तो ध्यान देना यहां पे एटॉमिक साइज की अगर बात कर रहे हैं तो ग्रेटर एटॉमिक साइज प्रोड्यूस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो सीधी सी बात है उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना होगा ना, ऐड करने के लिए। तो लेसर अट्रैक्शन प्रोड्यूस बिटवीन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस। ड्यू टू दिस रीजन दिस एटम बिकम नेगेटिव आयन वेरी डिफिकल्ट। इसको नेगेटिव आयन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, सिंपल सा बात है। क्योंकि अगर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मान लीजिए आपके घर में, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अक्सर जो घर में कम फैमिली से अटैच रहता है, अगर कोई फैमिली से कम अटैच रहता है तो उसके पास मेहमान कम आते हैं। अगर ज़्यादा अटैचमेंट रहता है तो मेहमान ज़्यादा, तो अट्रैक्शन पावर की बात होगी। जो कटा कटा सा रहता है, मतलब सिंपल सा बात है, जो कटा कटा सा रहेगा उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मतलब वहाँ पे मेहमान का आना जाना कम होगा। मतलब वो, अब मान लो मेहमान आ रहा है मेरे भाई, तो आपका पैसा खर्चा हो रहा है ना, तो नेगेटिविटी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो मतलब कि नेगेटिविटी जाएगा। तो मतलब मान लीजिए किसी के घर में गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसका पैसा, मनी लॉस होता है। अगर मनी लॉस हो रहा है इसका मतलब उसका नेगेटिविटी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब कि वो ज़्यादा, जितना ज़्यादा खर्चा करेगा और मेहमान आने लगेगा, तो उसको ग्रहण करने का, टेकिंग करने का कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि मेहमान को आप इलेक्ट्रॉन समझ बैठो। लेकिन जो कटा कटा सा रहेगा उसको वहाँ कम जाएगा, तो सीधी सी बात है कम जाएगा तो तेरा पैसा कम लॉस होगा, मतलब आपका नेगेटिविटी कम आएगा, मतलब पैसा जो लॉस कम होगा, मतलब एनर्जी कम रिलीज होगा, कम एनर्जी रिलीज होगा। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी का रिलीजिंग, जिसके पास गेस्ट ज़्यादा आता है उसका एनर्जी यानी पैसा का रिलीजिंग ज़्यादा होता है। इस चीज़ को याद रखना। तो मतलब कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज डिक्रीज। ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, बिकॉज एटम इज कन्वर्टिंग नेगेटिव आयन वेरी डिफिकल्ट। कोई भी एटम को नेगेटिव आयन, अगर एटॉमिक साइज बड़ा हो गया है तो उसको नेगेटिव आयन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको लॉस करने का टेंडेंसी होता है, गेन करने का टेंडेंसी नहीं होता है उसमें। जिसका आउटर मोस्ट मैंने कि ऑर्बिट डिस्टेंस ज्यादा होगा, मैंने एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। मतलब सीधी सी बात है, एटॉमिक साइज अगर ये इंक्रीज करेगा देन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ईए, ये डिक्रीज करेगा। ये हमारा क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। सिंपल सा बात है, इस ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव आयन बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव टेंडेंसी की ओर ज्यादा जाता है। क्लियर है? इसके बाद मेरे भाई अगला जो पॉइंट है, सेकंड डिपेंडिंग फैक्टर है, वो हमारा न्यूक्लियर चार्ज का है। क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करें तो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस। मैंने न्यूक्लियर पुल, ग्रेटर न्यूक्लियर पुल प्रोड्यूस्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ड्यू टू दिस रीजन एनी इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स दिस एटम एंड एटम बिकम्स इजीली नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो किसी अदर को भी हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण से वो एटम इजीली नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगा। मतलब सिंपल सा बात है, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज है देन ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी इंक्रीजिंग मोड में होगा। ये हमारा क्या होगा? इंक्रीजिंग मोड में होगा। क्योंकि सिंपल सा बात है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उसके अंदर में उतना आदमी जा सकता है, क्योंकि इजीली किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है ना हमारा यहाँ पे अब, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ट्रेंडिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज अगर हायर एंड हायर होगा, मतलब हायर अट्रैक्शन मैंने न्यूक्लियर पुल, हायर न्यूक्लियर पुल डेवलप्ड between nucleus and outermost orbit. Due to this reason any electron attract toward this atom and atom become easily negative ion.
ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हायर, मतलब ये इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। अब ट्रेंड्स में अगर देखेंगे तो डाउन द ग्रुप, सबसे पहले डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप, अगर डाउन द ग्रुप जो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम होता है। तो टॉप टू बॉटम ध्यान देना, टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो उसका पॉजिटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो पॉजिटिविटी कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो सिंपल सा बात है, उसको नेगेटिव आयन बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा, नेगेटिव आयन बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। मैंने कि नेगेटिव आयन बनाना बहुत, टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा नेगेटिव आयन बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। मतलब कि सीधी सी बात है, उसमें इजीली डिफिकल्ट होगा, मतलब उसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमारी, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम अगर एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करता है, सिंपल सा बात है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मैंने कि इजीली जो होता है वो लॉस करने का टेंडेंसी रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम में हमारा डिक्रीज कर जाएगा। टॉप टू बॉटम में क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। और लेफ्ट टू राइट में हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम में जो ईए की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा मेरे भाई, डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहीं पे अगर अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू अगर राइट की अगर बात करें तो ध्यान देना यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड में कि लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं तो सिंपल सा बात है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो उसको नेगेटिव आयन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि नहीं नेगेटिव आयन बने कि इजीली बनेगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी जल्दी एडिशन में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन होगा। इसमें क्या रहा, टॉप टू बॉटम में लेस अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है ना, तो जिसके कारण से आउटर इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन इसमें न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास बुलाएगा, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे इसका ईए लेफ्ट टू राइट में हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो मोस्ट ईए जो होता है, मोस्ट ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लोरीन होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन ना होकर के क्या होता है, क्लोरीन होता है। और लिस्ट ईए जो होता है, लिस्ट ईए जो होता है मेरे भाई, वो सीजियम का होता है। किसका होता है, हमारा सीजियम का होता है लिस्ट ईए, ठीक है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीजियम का देखने को मिलेगा और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का देखने मिलेगा। अब तुमको लग रहा होगा, देखो ये हमारा नोबेल गैस है, इसलिए इसको बाहर कर दो, ठीक है, यहाँ से। तो फ्लोरीन टॉप में, तो फ्लोरीन का होना चाहिए। तो कुछ इसका जो होता है ऑर्बिट नेचर है और अट्रैक्शन नेचर है, रिएक्शन नेचर है बेटा, रिएक्टिविटी नेचर होता है। तो रिएक्टिविटी नेचर के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का होता है। एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन आगे जाकर के आपको क्लियर करूंगा, अभी फिलहाल टेबल पढ़ा रहा हूं तो ध्यान में रखना इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा ज्यादा, क्लोरीन का। हाँ, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों होता है इसका रीजन मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। ये व्हाट हैपेंड में ये क्वेश्चन भी आता है, अक्सर आता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया मेरे भाई, ठीक है। अच्छा बता, लिखा दूंगा इसका, होल्ड करो यार, पहले अभी थोड़ा सा सारा प्रॉपर्टी पढ़ा लेता हूं, ठीक है। और हाँ लिखा दूंगा, अगर इनकेस अगर मेरा दिमाग से उतर जाता है तो तुम इसका आर्गुमेंट्स करना, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, टेबल जैसे मिटाएंगे तुम हमको बताना। उसके बाद मैं रीजन बता दूंगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का नहीं होता है। इसका रीजन बताऊंगा, क्वेश्चन आता ही एग्जाम में, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन, बच्चा पढ़ रहा है आजकल, ठीक है। चलो ठीक है, तो चीज को नोट डाउन कर, चलो पहले, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो देखो, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े, ठीक है। इसके बाद हमारा ये 6 नंबर प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर बनता है तो एटम से बनता है। तो एटम अगर मॉलिक्यूल बनाता है तो सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो ध्यान देना, इसका डिफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, जैसे उसको इधर खींचेगा, हम इसको इधर खींचेंगे, दोनों क्या होगा, क्लोजनेस आएगा। तो ये जो अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए एक आसान एग्जाम्पल आपको देते हैं, ध्यान देना यहाँ पे कि जैसे कि मान लेते हैं, मैंने कि अट्रैक्शन कब होगा, जैसे कि कोई मेहमान की बात कर रहे हैं,
कोई मेहमान अगर आ रहा है घर में, ठीक है, जैसे कोई आदमी अगर कटा कटा सा रहता है समाज में, ठीक है, तो उसके पास मेहमान कम आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, मतलब कि वो मान लो कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे एक इसका एग्जांपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ले सकते हो, ठीक है, बेस्ट कपल की बात करें, मेहमान से अच्छा रहेगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। देखो एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को जब कस के अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो देखना वो लोग घर से भाग जाएगा, माँ बाप को कुछ वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। मतलब ध्यान देना, मैंने कि उन लोग का जो शेयर पीरियड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, और इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि उन लोग का अलग करना बहुत मुश्किल है। मतलब कि हायर एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, ठीक है। अरे एक तरफा प्यार रहेगा तो एक तरफ से अट्रैक्शन रहेगा, दूसरा तरफ से नहीं रहेगा, तो उसका तो कोई मतलब नहीं रहता। मतलब अगर बेस्ट कपल की बात करें, कहते हैं ना, अरे वो तो एक अट्रैक्शन था यार, बड़ा उन लोग का अच्छा केमिस्ट्री जमता है दोनों कपल का। मतलब उन लोग के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ही अच्छा है। मतलब लड़का भी अट्रैक्ट कर रहा है लड़की को और लड़की भी अट्रैक्ट कर रहा है लड़का को। तो जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगता है, दोनों एक दूसरे के पीछे फिदा हो जाता है, जिसको कहते हैं तुम लोग के लैंग्वेज में, उस अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं। अरे सुनो, बता रहे हैं, अरे लव अफेयर भी एक तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेरे भाई, समाज का सबसे बड़ा। जैसे कि देखो तुम लोग को बता दें, विवाह जो 8 प्रकार का होता था, तो इसमें जो वैदिक काल में जो होता था ना, ये गंधर्व विवाह कहा जाता था, लव मैरिज को, ठीक है, ये लव अफेयर को गंधर्व, ठीक है। तो ये गंधर्व विवाह इसको निंदनीय में रखा गया था। तो लोग समाज में निंदनीय काम है वो, तो लव अफेयर सबसे निंदनीय काम है, वो करना ही नहीं चाहिए, गंधर्व में चला जाता है। सबसे ज़्यादा आपको देखिएगा लव मैरिज ही डिवोर्स होता है, अरेंज मैरिज थोड़ा सा कम होता है। अगर डिवोर्स का केस अगर स्टडी कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आपको लव मैरिज देखने को मिलेगा। 6 महीना 7 महीना रहेगा, डिवोर्स 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 खत्म चला एकदम, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा रहेगा तो उतना जल्दी अलग भी होता है, अलग होने पर भी मिलवो नहीं करता है, ठीक है, बात समझ गया। तो कहने का मतलब देखते हो, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्क में देखना, खास करके हम 2-4 बार बाबू को छोटे आए ना तो ले जाते हैं पार्क को, ठीक है। तो संडे को अक्सर अगर डे टाइम में जाते हैं, शाम के टाइम तो फैमिली लड़का रहता है, तो डे टाइम में अगर जाओगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्क में चोंच लड़ा लेता रहता है, ठीक है। तो चोंच लड़ाते रहता है, तो उसी में बीच में अगर कुछ बात हो जाता है तो दोनों एकदम झोटा पकड़ के एक दूसरे का एकदम नोचा नोची एकदम फाइट ही चालू हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दरार आता है तो कस के होता है, ब्रेकअप हो जाता है। तो कहने का मतलब बेस्ट कपल वही है जिसके बीच का केमिस्ट्री पढ़ भी रहे हैं, ऐसे नहीं कहते, वो लड़का कपल के बीच का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। तो केमिस्ट्री कहाँ से आ रहा है, शब्द तो समझ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से केमिस्ट्री आ रहा है बुड़बक साहब, समझा कि ठीक है। किसका बोल रहा है? अच्छा देखो, एक बोल रहा है कि मेरा बगल में भैया रहता है, उसका केमिस्ट्री बड़ा अच्छा है सर। हाँ, तो उसका केमिस्ट्री अगर अच्छा है ना तो उसका पक्का गर्लफ्रेंड के साथ भी केमिस्ट्री अच्छा होगा, ठीक है, समझ लेना है यहाँ पे। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रॉपर्टी उन लोग के बीच बहुत अच्छा होगा, सही में। आज देखो एक गजब तो बहुत जबरदस्त बात बोला, नहीं बताएंगे यार, ठीक है। बोलते कि नहीं भैया जो है ना लेकर के आता है गर्लफ्रेंड को बगल में, ठीक है। अरे देखो मतलब उन लोग का एकदम आना जाना भी हो गया, मतलब केमिस्ट्री बड़ा जबरदस्त है रे बाप, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जबरदस्त है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, मतलब कि गिव एंड टेक की बात हो रही है। तो गिव एंड टेक अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कि हम जितना दे रहे हैं वो भी उतना हमसे ले रहा है, फिर वो भी हमको रिटर्न में उतना ही दे रहा है, मतलब एक दूसरे का एक्सचेंजिंग पावर, मतलब अट्रैक्शन पावर, वही एक्सचेंजिंग पावर में अट्रैक्शन आता है। तो एक्सचेंजिंग पावर अगर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे देखो दो टेंडेंसी, ध्यान देना यहाँ पे, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मोलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो आप थोड़ा सा केमिस्ट्री को समझते हैं, ठीक है। बहुत लव अफेयर देख लिए, तो लव अफेयर एक तरह का जो एकदम बेस्ट केमिस्ट्री जो होता है, बेस्ट कपल जिसका कोई भी एकदम मस्त, जिसको क्या बोलते हैं, तुम लोग का लैंग्वेज में क्या बोलता है, लड़की पट गई है, लड़का पट गया और लड़की पट गई, हाँ तो लड़की जो पट गई बोलते हैं ना, तो नेगेटिविटी हायर एंड हायर हो गया, ठीक है। तो चलो आप समझते हैं, चलो एटम को दोनों पटा करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक क्लोरीन लड़की है, ये क्लोरीन लड़का है, ठीक है। ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना, इसका आउटर में कितना है, 7 होता है, समझ लो यहाँ पे, ये 7 हो गया, इसका 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो इसके साथ ये ऑक्टेट पूरा किया, ये इसके साथ ऑक्टेट पूरा किया, तो ये बन गया। देखो तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन बंधा ये हमारा शेयर पेयर हो गया, शेयर पेयर्ड हो गया, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन आया, ये जो अट्रैक्शन आया, ठीक है, अट्रैक्शन आया और इसके कारण से ये बन गया Cl2 मॉलिक्यूल, मतलब कपल बन गया, ठीक है।
एक ये लड़का, ये लड़की क्लोरीन एटम है, ये लड़का क्लोरीन एटम है, दोनों के बीच का नेगेटिविटी शेयरिंग पेयर, शेयर पेयर जो शेयरिंग हुआ वो बेस्ट शेयरिंग हुआ, जिससे ये दोनों मिल करके लड़का लड़की एक कपल बन गया। कपल मतलब Cl2 एक मॉलिक्यूल बन गया। मतलब एक कपल को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मॉलिक्यूल कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो ये जो मॉलिक्यूल कह सकते हैं, तो ये जो अट्रैक्शन आया इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान देना, डिपेंडिंग फैक्टर की अगर बात करते हैं, तो डिपेंडिंग फैक्टर अगर बात करें तो कोई भी डिपेंडिंग फैक्टर जो आता है, अभी से तभी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं डिपेंडिंग फैक्टर का बहुत देर से, ठीक है? तो ये में दो ही फैक्टर आता है। एक क्या आता है मेरे भाई? एटॉमिक साइज, और एक क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज। तो फर्स्ट हमारा एटॉमिक साइज होगा। क्या होगा? एटॉमिक साइज होगा। फर्स्ट हमारा एटॉमिक साइज होगा। तो ध्यान देना, ग्रेटर एटॉमिक साइज प्रोड्यूस लेसर एंड लेसर न्यूक्लियर पुल। तो न्यूक्लियर पुल लेस करेगा तो अट्रैक्शन भी तो नहीं, अगर पुल कम होगा मतलब खिंचाव कम होगा तो वो खींच नहीं ना पाएगा यार, जो कम स्मार्ट रहता है, समझ लो, है ना? जो लड़का कम स्मार्ट रहता है, कम स्मार्ट रहती है जो लड़की, उसके पीछे भौरा गुनगुनाता है, नहीं गुनगुनाता है, लड़का लोग पीछा करता है, नहीं करता है। तो लेस एटॉमिक साइज बड़ा जो एकदम बड़ा, मतलब मोटा तगड़ा, एकदम मस्त एकदम रहता है ना, एकदम खाए पिए घर का देखना जबरदस्त मोटा तगड़ा रहता है, उसके पीछे कोई लड़का भागता है? नहीं भागता है। तो क्या होगा? ग्रेटर साइज एटॉमिक साइज हो गया, ग्रेटर एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है? तो इसका अट्रैक्शन पावर तो कम हो गया। एट्रैक्शन पावर कम हो गया तो शेयर पेयर को अट्रैक्ट भी कम करेगा। मतलब सीधी सी बात है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा देन En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा बेटा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करता है तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर आता है न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज का, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर कहते हैं तो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस ग्रेटर न्यूक्लियर पुल। तो देखना जो सुंदर होगा, तो सुंदर लड़की होगी तो उसका ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो देखना उसका अट्रैक्शन पावर भी वो जबरदस्त रहता है, 4-5 को घुमाता है, ठीक है? एक के साथ देखना, कॉलेज का दीदी लोग को देखना तुम लोग, ठीक है ना? तो हम 4-5 को लेकर के चलेगा। एक क्या बताते हैं, एक लॉन्ड्री के लिए, एक पार्क में आइसक्रीम खिलाने के लिए, नहीं एक होटल में आइसक्रीम खिलाने के लिए, नहीं कैफे में आइसक्रीम खिलाने के लिए, एक होटल में डिनर कराने के लिए, एक घुमाने के लिए, है ना? एगो लिपस्टिक क्या बोलते हैं सब महंगा कॉस्मेटिक दिलाने के लिए, ऐसे करके ना 5-6 को 7 को रख सकते, ठीक है? भरोसा मत करिए रे भाई, ठीक है? बड़ा दिक्कत हो जाता है लड़का लोग को, खास करके कह रहे हैं। जो सुंदर लड़की होती है ना, अगर वो एकदम 6-7 को रखेगी, ठीक है? एगो घुमाने का सब अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसका अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, ठीक है? अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है En भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। En हमारा क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? तो En इंक्रीज कर गया। अब देखो यहाँ पे डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाउन द ग्रुप। अगर डाउन द ग्रुप की अगर बात करें तो ये टॉप टू बॉटम होगा बेटा। यहाँ पे टॉप टू बॉटम होगा। तो टॉप टू बॉटम, तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर तुम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम मूव करें तो एटॉमिक साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है न्यूक्लियर पूल कम हो जाएगा। न्यूक्लियर पूल कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन फिनोमेना कम हो जाएगा, तो शेयर पेयर को अट्रैक्ट कम करेगा। तो सीधी सी बात है डाउन द ग्रुप ने टॉप टू बॉटम में हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मतलब En जो होता है वो डिक्रीज करता है। En हमारा क्या करता है? डिक्रीज करता है। उसके बाद सेकंड है अक्रॉस द पीरियड। क्या है? अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अक्रॉस द पीरियड, तो ये लेफ्ट टू राइट होता है। क्या होता है? लेफ्ट टू राइट होता है। तो अगर लेफ्ट टू राइट होगा तो सीधी सी बात है पीरियोडिक टेबल में ध्यान देना, लेफ्ट से राइट जाओगे, इस साइड जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, तो सीधी सी बात अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर पुल इंक्रीज करेगा तो शेयर पेयर को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। और अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी अगर बढ़ जाता है तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिविटी कहते हैं। मतलब लेफ्ट टू राइट में En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो मोस्ट En जो होगा, मोस्ट En किसका होता है? फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। और लिस्ट En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सीजियम का होता है, ठीक है? अब ध्यान देना, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए, ध्यान देना, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए ध्यान देना, यहाँ पे समझना,
इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए एक स्केल जो हम लोग डेवलप किए हैं, ठीक है, उस स्केल का नाम है लाइनस पॉलिंग स्केल। क्या है? LINUS, लाइनस पॉलिंग स्केल, PULING, पॉलिंग स्केल। तो इसी पॉलिंग स्केल से, लाइनस पॉलिंग स्केल से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किए और हम लोग को पता चला, लाइनस पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किए, ठीक है। देखो, लाइनस पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किए और इससे पता चला कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का होता है, और सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम का होता है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग डिटेल से स्टडी किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज की बात करते हैं, एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस साइज। तो अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो न्यूक्लियस साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियस साइज हमारा डिक्रीज करेगा। क्यों? कि लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो सिंपल सा बात है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। अब रह गया मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? कि कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वो पॉजिटिव आयन में कंसीडर होता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्या होता है? पॉजिटिव आयन में कंसीडर होता है। बात को समझना है यहाँ पे। अगर कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अगर पॉजिटिव आयन में कंसीडर होता है तो उसको हम लोग मेटल कैरेक्टर कहते हैं। तो जैसे कि टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो एटॉमिक साइज, डिपेंडिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस के साथ जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होता है उसका अट्रैक्शन जो होगा लूजली होगा, तो उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? उसको स्केप करा सकते हैं। मतलब अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर रहा है और वो पॉजिटिव आयन में कंसीडर हो रहा है, मतलब हमारा वो मोर मेटालिक होगा। लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो वो पॉजिटिव आयन आसानी से बनेगा नहीं। मतलब लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो इधर अगर आते जाएंगे तो इधर वाला सब हमारा नॉन मेटालिक है और इधर वाला मेटालिक है, क्योंकि इधर हमारा इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और इधर का इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस नहीं होगा। तो ये लेस मेटालिक है और ये सब क्या है? मोर मेटालिक। ये सबसे मोर मेटालिक है। हाइड्रोजन को छोड़ दो, इधर से मोर मेटालिक होते धीरे धीरे मेटालिक प्रॉपर्टी घटते जाएगा, इधर आ जाएगा ना, ये मेटालाइट्स हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मेटालाइट्स का सेक्शन है और इधर नॉन मेटल हो जाएगा। इसके बाद नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन इजीली अगर नेगेटिव आयन बनता है, जितना स्पीडली बनता है, ठीक है, नेगेटिव आयन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज, देखो नेगेटिव आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। और मेटल में अगर पॉजिटिव आयन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमारा रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान देना। तो हमारा अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज टॉप टू बॉटम में। और लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। इसके बाद आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं। तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है पीरियोडिक टेबल में। और लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर किसी का होता है तो वो हीलियम का, और सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी का होता है तो वो सीजियम का। इसके बाद आता है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल का टॉप से बॉटम में जाओ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, और लेफ्ट से राइट इस साइड आओ, इस साइड अगर आओगे इधर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। तो याद रखना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का। और लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? सीजियम का होता है। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद क्या आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अट्रैक्शन फिनोमेना, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो लेस न्यूक्लियर पूल होगा, तो इसका अट्रैक्शन भी कम होगा। तो टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा। और याद रखना, सबसे हाईएस्ट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का होता है तो वो हमारा फ्लोरीन का होता है, और सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का होता है तो सीजियम का होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही ओपोनेंट
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। क्या होता है? जस्ट इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपोनेंट होता है। तो टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगा? इंक्रीज। और लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करेगा। तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीजियम का होता है और सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है फ्लोरीन का होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए? अब सुनिए यहाँ पे, आगे करें कंटिन्यू? फ्लोरीन वाला बता दें? अच्छा थक गया, छोड़ दें आज। तो नेक्स्ट क्लास में फ्लोरीन वाला याद करोगे मेरे भाई, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत लंबा भी हो गया, बहुत लंबा क्लास चला है आज, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही।